Welcome back to my YouTube channel. Myself, Dr. Mahasibi Sukla, Associate Professor, Department of Chemistry, Gokul Global University, Sidhpur. Today, I am going to discuss a new topic, stereochemistry, which is a very important part of chemistry. Recently, a lot of research has been done based on stereochemistry. So, it is a very important for all students and researchers. Let's begin. तो फर्स्ट इस वीडियो लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले आइसोमर्स एंड आइसोमेरिज्म क्या है। द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफर इन फिजिकल प्रॉपर्टीज कॉल आइसोमर्स एंड दिस फिनोमेनन कॉल आइसोमेरिज्म। ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहने चाहिए बट फिजिकल प्रॉपर्टीज, चाहे वो वाटर सॉल्युबिलिटी हो, बॉइलिंग पॉइंट हो या मेल्टिंग पॉइंट हो या तो डेंसिटी हो या डाइपोल मोमेंट हो, वो डिफरेंट होनी चाहिए। तो ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को हम आइसोमर कहेंगे और इस फिनोमेनन को हम आइसोमेरिज्म कहेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे सिंपल से दो मॉलिक्यूल ले रखे हैं। एक मॉलिक्यूल जिसे हम नॉर्मल ब्यूटेन कहेंगे, दूसरा मॉलिक्यूल है जो आइसोब्यूटेन है। दोनों का जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डेट्स मीन द प्रेजेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो नॉर्मल ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10 और आइसोब्यूटेन का भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C4H10। बस दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो वहां पे डिफरेंट है। इसलिए इन दोनों ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को हम आइसोमर कहेंगे और इस फिनोमेनन को हम आइसोमेरिज्म कहेंगे। अब आइसोमेरिज्म के बारे में डिटेल्स में डिस्कशन करते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म, वन इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड सेकंड इज द स्टीरियो आइसोमेरिज्म। First, we will discuss about the structural isomerism. What are the structural isomers and isomerism? Remember, the first sentence will be same for all isomerism. यानी कि सभी आइसोमेरिज्म के लिए जो फर्स्ट सेंटेंस है वो सेम रहने चाहिए। हमें यहाँ पे दो ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की कंपैरिजन करनी है जिस, या हम ये कह सकते हैं दोनों की सिमिलरिटी क्या है, दोनों के डिफरेंस क्या है, जो हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। लेकिन उनको जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है दोनों के लिए वो सेम रहने चाहिए, बट डिफर इन स्ट्रक्चर फॉर्मूला। ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को हम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहेंगे और उस फिनोमेनन को हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहेंगे। So there are five types of structural isomerism: chain isomerism, position isomerism, functional isomerism, metamerism and tautomerism। तो सभी आइसोमेरिज्म जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के पार्ट है उनकी पर्टिकुलर एग्जांपल के साथ हम डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले चेन आइसोमेरिज्म। The organic compounds having same molecular formula but differ in order of carbon chain in this molecule। यानी कि दोनों ऑर्गेनिक जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है उनको जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो तो सेम रहने चाहिए, जो फर्स्ट स्लाइड में हम डिस्कशन कर दी। बट दोनों ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर जो कार्बन चेन का जो ऑर्डर है वो डिफरेंट रहना चाहिए। यहाँ पे जो कार्बन चेन का जो ऑर्डर है वो लीनियर फॉर्म है, यहाँ पे ब्रांचिस फॉर्म में है। इस मॉलिक्यूल को हम एन ब्यूटेन कहेंगे और इस मॉलिक्यूल को हम आइसोब्यूटेन कहेंगे। यानी कि ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को हम चेन आइसोमर्स एंड इस फिनोमेनन को हम चेन आइसोमेरिज्म कहेंगे। सेकेंड आइसोमेरिज्म है पोजीशन आइसोमेरिज्म। द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड सेम फंक्शनल ग्रुप। हैविंग सेम फंक्शनल, दोनों ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो सेम रहने चाहिए और उसमें जो प्रेजेंट फंक्शनल ग्रुप है वो भी सेम रहने चाहिए, बट डिफर इन पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। यानी कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है वो डिफरेंट पोजीशन में होने चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H4Cl2। क्योंकि दो हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट दो क्लोरीन के थ्रू हुआ है इसलिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, C6H4Cl2, 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन 1,3 पोजीशन में। जबकि यहाँ पे दोनों क्लोरीन, यहाँ पे दो क्लोरीन है यानी कि फंक्शनल ग्रुप सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है। बट यहाँ पे जो दोनों क्लोरीन है इस प्रेजेंस ऑफ 1,2 पोजीशन में, दोनों एक दूसरे से, यानी कि पोजीशन डिफरेंट है। इसलिए इस आइसोमर्स को हम पोजीशन आइसोमर्स कहेंगे और इस फिनोमेनन को हम पोजीशन आइसोमेरिज्म कहेंगे। थर्ड आइसोमेरिज्म इज फंक्शनल आइसोमेरिज्म। यानी कि कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफर इन फंक्शनल ग्रुप। यानी कि दोनों ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होने चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स
जो प्रेजेंट है वो सेम रहने चाहिए, बट जो फंक्शनल ग्रुप है वो डिफरेंट होने चाहिए। इस मॉलिक्यूल में जो आपका फंक्शनल वो है OH, अल्कोहलिक OH है, और इस मॉलिक्यूल में जो आपका जो फंक्शनल ग्रुप है वो ईथर है। यानी कि इस मॉलिक्यूल में हम बोलेंगे इथाइल अल्कोहल, और इस मॉलिक्यूल डाई मिथाइल ईथर। ओके, तो इस दोनों आइसोमर को हम फंक्शनल आइसोमर कहेंगे, और इस फिनोमेनन को हम फंक्शनल आइसोमेरिज्म कहेंगे। फोर्थ आइसोमेरिज्म है मेटामेरिज्म। ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहने चाहिए, जिसमें प्रेजेंट फंक्शनल ग्रुप सेम रहने चाहिए, बट डिफर इन अनडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम आइदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप। यानी कि जो भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है उन दोनों साइड जो कार्बन जो है वो अनडिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। यानी कि नंबर ऑफ कार्बन है ना वो सेम रहने नहीं चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे डाइथाइल एमाइन, यानी कि जो फंक्शनल ग्रुप दोनों में क्या है, सेकेंडरी एमाइन। इस जो नाइट्रो जो सेकेंडरी एमाइन के दोनों तरफ यहाँ पे दो कार्बन है, इस तरफ भी दो कार्बन है, बट यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे इस तरफ तीन कार्बन और इस तरफ एक कार्बन है। यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन का, वो डिफरेंट रहेंगे। तो इस आइसोमर को बोलेंगे मेटामर्स, और इस फिनोमेनन को बोलेंगे मेटामेरिज्म। लास्ट वन इज टोटोमेरिज्म। तो ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, बट उन उसमें दोनों में जो फंक्शनल ग्रुप है वो वहां पे डिफरेंट रहने चाहिए, और दोनों ऑल्सो आइसोमर्स इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम, यानी कि दोनों एक दूसरे में डायनेमिक इक्विलिब्रियम फॉर्म में होने चाहिए। तो कीटो इनोल फॉर्म इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर टोटोमेरिज्म, जहां पे एक कीटो फॉर्म है एक इनोल फॉर्म है, दोनों का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, दोनों में जो प्रेजेंट फंक्शनल ग्रुप फंक्शनल ग्रुप वो डिफरेंट है, बट दोनों फॉर्म है एक दूसरे से डायनेमिक इक्विलिब्रियम फॉर्म में है। ओके, तो इस फिनोमेनन को टोटोमेरिज्म कहेंगे, टोटोमर्स कहेंगे, और इस फिनोमेनन को टोटोमेरिज्म कहेंगे। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर स्टीरियो आइसोमेरिज्म, बट इससे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द स्टीरियो केमिस्ट्री। तो स्टीरियो केमिस्ट्री किसे कहते हैं? तो स्टीरियो केमिस्ट्री इज द branch of chemistry which involve the study of different special arrangement of atom or group in molecule। यानी कि आप कह सकते हैं जो मॉलिक्यूल में प्रेजेंट एटम और ग्रुप है उसके जो थ्री डायमेंशियल अरेंजमेंट की जो स्टडी जिस केमिस्ट्री में कहते हैं करते हैं, उस केमिस्ट्री को हम स्टीरियो केमिस्ट्री करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कशन करेंगे स्टीरियो आइसोमर्स एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। The organic molecules having same molecular formula, same structure formula, but differ in arrangement of atom in space। यानी कि ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहने चाहिए, जिसके स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम रहने चाहिए, बट उसमें जो प्रेजेंट एटम ऑफ ग्रुप है उसका जो अरेंजमेंट है स्पेस में वो डिफरेंट होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे लैक्टिक एसिड के एक डेक्स्ट्रो फॉर्म एक लियो फॉर्म दे रखे, यानी दोनों फॉर्म डिफरेंट है, दोनों मॉलिक्यूल डिफरेंट है। नो डाउट वो दोनों आइसोमर्स लैक्टिक एसिड है, लेकिन दोनों मॉलिक्यूल डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट कंसिडर करते हैं वो हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कशन करेंगे। तो दोनों जो स्टीरियो आइसोमर्स है और लैक्टिक एसिड दोनों मॉलिक्यूल डिफरेंट है। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो कार्बन है वो किराल कार्बन है। किराल कार्बन इसको कहते हैं जहाँ पे दोनों जहाँ पे कार्बन की जो चारे वैलेंसी है एक दूसरे से डिफरेंट होनी चाहिए, जिसको हम एसिमेट्रिक कार्बन या तो किराल कार्बन कहते हैं। और किराल कार्बन जो मिनिमम एक प्रेजेंट है तो वो कार्बन तो वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव होना चाहिए। ओके, ऑप्टिकल। अब एक्टिव मॉलिक्यूल क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव मॉलिक्यूल कौन से है वो बाद में डिस्कस करते हैं। पहले हम यहाँ पे देख देख ले दोनों जो मॉलिक्यूल है वो डिफरेंट है। तो दोनों के मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, क्योंकि जो नंबर ऑफ एटम और फंक्शनल ग्रुप जो अटैच है वो सेम है, इसलिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। स्ट्रक्चर फॉर्मूला यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं जो हाइड्रोजन का अटैचमेंट है वो बैक साइड ऑफ द प्लेन है, यानी कि ऑब्जर्वर से इससे दूर है। तो यहाँ भी जो हाइड्रोजन का अटैचमेंट है वो बैक साइड ऑफ द प्लेनर है, ऑब्जर्वर से दूर है। यहाँ पे जो सी डब्ल्यू एस ग्रुप है वो आउटसाइड ऑफ द प्लेनर है, तो यहाँ भी जो सी डब्ल्यू एस ग्रुप का अरेंजमेंट है वो आउटसाइड ऑफ द प्लेनर है। यानी कि ऑलमोस्ट जो अरेंजमेंट है जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम है। यहाँ पे ओ एस सी एस सी प्लेन में, यहाँ पे ओ एस सी एस सी प्लेन में है, बट डिफर इन अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप इन स्पेस। जो स्पेस में जो एटम और ग्रुप के अरेंजमेंट है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो देख सकते हैं जो अगर मैं ऑब्जर्व हूं तो मेरी राइट डायरेक्शन में है। अगर ये हाइड्रोजन आप देख सकते हैं अगर मैं ऑब्जर्व तो वो मेरी लेफ्ट डायरेक्शन में है। यानी कि स्पेस में जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट है। तो ऐसे आइसोमर को स्टीरियो आइसोमर्स कहते हैं, और इस फिनोमेनन को स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहते हैं। याद रहना चाहिए
जो अरेंजमेंट है एटम और ग्रुप का स्पेस में वो डिफरेंट रहना चाहिए। तो इस फिनोमिनन को हम कहेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म तीन टाइप्स के होते हैं: ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और कंफर्मेशन आइसोमेरिज्म। तो इस लेक्चर में हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में डिस्कशन करेंगे। एक्चुअली हमारे जो इस यूनिट है 502 पेपर में, तो वहां पे जियोमेट्रिकल हम वहां पे स्टडी नहीं करेंगे, बट कंफर्मेशनल आइसोमेरिज्म के बारे में बहुत डिटेल्स में डिस्कशन करने वाले हैं डिफरेंट मॉलिक्यूल पे। तो इससे पहले हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में थोड़ी सी डिटेल्स में डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि वो भी वहां पे हम पढ़ेंगे पर्टिकुलर कंफर्मेशन आइसोमेरिज्म के साथ साथ। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म अगर आप बात करते हैं तो याद रहना चाहिए ऑप्टिकल एक्टिविटी। वहां पे ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है वो आपको सबसे पहले पढ़ना होगा। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या है? ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिनका स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, जिनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए, बट डिफरेंट प्लेन पोलराइज लाइट, यानी कि प्लेन पोलराइज लाइट के बेसिस पे वहां पे डिफरेंट होगी। ऐसे आइसोमर को हम ऑप्टिकल आइसोमर्स कहेंगे, और इस फिनोमेनन को हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म करेंगे। अब क्वेश्चन ये सर, ऑप्टिकल ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है सर, प्लेन पोलराइज लाइट क्या है, और उसके तब हमें मालूम होगा सर ऑप्टिकल आइसोमर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करें, अगर कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव इनएक्टिव है, अगर हमें वो चेक करना है, तो वो हम पोलरिमीटर इंस्ट्रूमेंट के थ्रू वहां पे चेक करते हैं। तो पोलरिमीटर इंस्ट्रूमेंट के अरेंजमेंट कैसे होता है, तो वहां पे एक लाइट सोर्स होता है जहाँ पे वो सोडियम लैंप हम वहां पे लेते हैं, जिसमें जो जो लाइट निकले जिसको हम मोनोक्रोमेटिक लाइट कहते हैं, क्योंकि वो पर्टिकुलर एक ही कलर की लाइट वहां पे निकलती है। जहां से वहां पे एक पोलर होता है, पोलराइजिंग फिल्टर होता है। उसके बाद वहां पे एक सैंपल ट्यूब रखी जाती है, और लास्ट में जो एनालाइजिंग फिल्टर, जिसके थ्रू वहां पे हम डिटेक्ट करते हैं कि हमारा जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो यहाँ पे रखते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है। तो पूरी जो अरेंजमेंट है वो डिटेल्स में डिस्कशन करते हैं। जैसे यहाँ पे जो लाइट सोर्स जो सोडियम लैंप की डी लाइन है, वहां से जो लाइट निकलती है जो अनपोलराइज लाइट होती है, क्योंकि उस लाइट के जो वेव्स है वो डिफरेंट प्लेन में वाइब्रेट करते हैं, इसलिए उस लाइट को हम क्या बोलेंगे, अनपोलराइज लाइट। जैसे अनपोलराइज लाइट इस पोलराइजिंग फिल्टर में से पास होते हैं, तो वहां पे जो लाइट के वेव से एक ही प्लेन में वाइब्रेट करते हुए दिखेंगे, जिसको हम बोलेंगे प्लेन पोलराइज लाइट। यहाँ की आप देख सकते हैं, पोलराइजिंग फिल्टर का काम क्या है, अनपोलराइज लाइट को प्लेन पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्जन करना। जब भी अब वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट, जो आपकी जो सैंपल ट्यूब है जिसमें आपका सैंपल रखा गया, आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड आपने रखा है, याद रहना चाहिए आपका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड वो लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए। अगर मान लो वो सॉलिड फॉर्म में है, तो सुटेबल सॉल्वेंट में डिसॉल्व करके यहाँ पे रखा जाता है। और जैसे प्लेन पोलराइज यहाँ से पास होती है, तो एनालाइजिंग फिल्टर के थ्रू आप वहां पे चेक करते हैं। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप वहां पे रोटेट करते हैं और आपको प्लेन पोलराइज लाइट दिखती है, तो आपका जो कंपाउंड होगा वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा, क्योंकि उसने प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया है, जिसको हम डी प्लस से नोटेट करेंगे। अगर मान लो हमने एनालिसिस फील्ड को लेफ्ट साइड डायरेक्शन में रोटेट किया, और आपको वहां पे प्लेन प्लेन पोलराइज लाइट दिखती है, तो आप वो लीवो रोटेटरी हम कहेंगे, क्योंकि आपका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको प्लेन पोलराइज लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया है, जिसको एल माइनस से हम डिनोट करेंगे। अगर मान लो हमने एनालाइजर फिल्टर को क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया है, और आपको प्लेन पोलराइज लाइट दिखती नहीं है, तो डेट्स मीन आपका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्लियर? तो आपको क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि आपका कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव कैसे मालूम होगा। अगर वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है, या तो फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है, तो वो ऑप्टिकली एक्टिव है। अगर रोटेट नहीं करता तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ओके। अब बात है, क्योंकि अगर मान लो रेसमिक मिक्सचर लिया है आपने, यानी कि 50% एक्स्ट्रा और 50% लीवो, तो उस केस में आपको वहां पे कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा, यानी कि रेसमिक ऑलवेज ऑलवेज इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्लियर? ये बात हो गई कि ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है।
अब बात करते हैं कौन कौन से कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। जनरली ऐसा क्या है, अगर आपके मॉलिक्यूल के अंदर एक किराल कार्बन प्रेजेंट है तो वो 100% ऑप्टिकली एक्टिव है, या तो फिर वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगी या तो फिर वो लीवो रोटेटरी होगे। अगर आपके कंपाउंड, मान लो आपके पास एक हमने यहाँ पे लैक्टिक एसिड ले रखा है, लैक्टिक एसिड जहाँ पे एक किराल कार्बन है जिनकी चारों वैलेंस एक दूसरे से डिफरेंट है, जो चारों जो एटॉमिक ग्रुप एक दूसरे से डिफरेंट वहां पे है। तो यानी कि अगर आपके मॉलिक्यूल की एक ही किराल कार्बन है तो 100% वो या तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी या तो लियो रोटेटरी। अब लैक्टिक एसिड के कितने स्टीरियो आइसोमर पॉसिबल होते हैं, तो वॉन्टर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम वहां पे कंसिडर कर सकते हैं एन इज टू क्या होता है, द प्रेजेंट नंबर ऑफ किराल कार्बन, एसिमेट्रिक कार्बन एटम। तो यहाँ पे किराल कार्बन के एटम की संख्या कितनी है, एक ही है, एन इज टू 1 आएगा, यानी कि दो ही स्टीरियो आइसोमर पॉसिबल बनेंगे। तो हमने एक स्टीरियो स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया, यहाँ पे मिरेज इमेज रख दिया, तो इसका मिरर इमेज मिल गया। तो हम इसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी डी प्लस कंसिडर करेंगे, तो ये एल माइनस कंसिडर करेंगे। अब कौन सा डेक्स्ट्रो रोटेटरी है कौन सा लीव रोटेटरी हम कॉन्फिडेंसली नहीं कह सकते। अगर मैं इसको मान लो ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो ऑटोमेटिक हम इसको हम लियो रोटेटरी कंसिडर करेंगे। अगर मान लो हम मैंने इसको लियो रोटेटरी कंसिडर किया तो ऑटोमेटिकली ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो गया। तो ऐसे स्टीरियो आइसोमर जो एक दूसरे के मिरर इमेज है बट एक दूसरे पे नॉन सुपरपोज है, यानी कि इस मॉलिक्यूल को मैं इस पे रख दूं तो नॉन सुपरपोज होगा, क्योंकि एच पे कौन सा आ जाएगा, ओ एच, ओ एच पे कौन सा आ गया एच, मिरर इमेज है बट नॉन सुपरपोज है। तो ऐसे स्टीरियो आइसोमर को हम इनएंसोमर्स कहेंगे। याद रहना चाहिए इनएंसोमर्स ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव होने चाहिए। जरूरी नहीं है कि जो ऑप्टिकली एक्टिव है तो इनएंसियो मर्सी होने चाहिए, वो डेक्स वो वहां पे दूसरे भी होंगे, डैश स्टीरियोमर्स भी हो सकते हैं वहां पे। क्लियर, वो बाद में हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो एक दूसरे के मिरर इमेज है बट एक दूसरे पे नॉन सुपरपोज है, तो ऐसे स्टीरियोआइसोमर्स को हम इनएंसोमर्स कहेंगे, और इनएंसोमर्स ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। आप देख सकते हैं मैंने जो अगर मान लो मैंने लैक्टिक एसिड स्टीरियो रेसमिक मिक्सचर लेता हूँ, 50% डेक्स्ट्रो, 50% लीवो, और मैं ये इंस्ट्रूमेंट जो पोलरिमीटर है वहां पे रखता हूँ, तो याद रहना चाहिए उस केस में वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। आपको प्लेन पोलराइज लाइट वहां पे नहीं मिलेगी, चाहे क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट कर लो चाहे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट कर लो। अगर मान लो आपके मॉलिक्यूल के अंदर एक से ज्यादा, यानी कि दो या दो से ज्यादा, सॉरी दो या दो से ज्यादा किराल कार्बन प्रेजेंट है, तो उस केस में वॉन्डर फॉर्मूला उसी केस में लागू होगा जहां पे नंबर ऑफ जो किराल कार्बन है वो डिफरेंट होने चाहिए। जैसे टाटारिक एसिड में दोनों किराल कार्बन सेम है, तो वहां पे वॉन्डर फॉर्मूला लागू नहीं होगा, वहां पे यानी कि वहां पे चार स्टीरियो आइसोमर्स नहीं मिलेंगे। क्लियर, क्यों नहीं मिलेंगे वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। अगर मेरा ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आए तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम शेयर करें। ओके, थैंक यू।